आर्स पोएटिका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म वाला वर्क है होरेस के द्वारा। होरेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही फेमस रोमन क्रिटिक है। उनका पूरा नाम है क्विंटस होरेशियस फ्लैकस, जो देखिए लिखा भी हुआ है और ब्रैकेट में होरेस। उनको ज़्यादातर होरेस नाम से ही जाना जाता है। और उनका ये आर्ट्स पोएट्री, ये भी लैटिन नाम है, इसको अगर इंग्लिश ट्रांसलेट हम लोग करेंगे तो निकल के आता है द आर्ट ऑफ पोएट्री। ठीक है, तो इस किताब में होरेस ने सिखाया है कि कैसे कैसे हम लोग को क्रिटिसिज्म को देखना चाहिए, पोएट्री को कैसे क्रिटिसाइज करना चाहिए। ठीक है, उसका हर एक पहलू को कैसे डेवलप करना चाहिए, ड्रामा में हर एक पहलू क्या होना चाहिए, कैरेक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए, आर्टिस्टिक यूनिटी क्या होता है, ये कुछ कंसेप्ट उन्होंने दिया है। ओके, तो आज हम लोग तीन मेन उनका पॉइंट लेकर के बात करेंगे और वो तीन पॉइंट है आपके स्क्रीन के सामने। एक है कैरेक्टराइजेशन, एक है आर्टिस्टिक यूनिटी और एक है पोएटिक फंक्शन। हालांकि उन्होंने होरेस ने इस तीन छोड़ के भी और भी काफ़ी सारा चीज़ों को लेकर डिस्कस किया है, लेकिन ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यही तीन को लेकर के आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन कैरेक्टराइजेशन। तो ये आ गया कैरेक्टराइजेशन। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैरेक्टराइजेशन होता क्या है। कोई भी ड्रामा में हो या नॉवेल में हो या कोई भी जगह में, कोई भी स्टोरी में, यहाँ तक नैरेटिव पोएम में भी कैरेक्टर होता है। ठीक है, कैरेक्टर को दर्शाने का जो कला होता है ना, उसी को कहा जाता है कैरेक्टराइजेशन। सो वी कैन से दैट कैरेक्टराइजेशन इज नथिंग बट द एबिलिटी और द स्किल टू क्रिएट अ कैरेक्टर। चाहे आप एक पोएट्री में कैरेक्टर डाल रहे हो या नॉवेल में डाल रहे हो या फिर ड्रामा में डाल रहे हो, आप कैसे उस कैरेक्टर को लाइफ लाइक बना सकते हो, कैसे उस कैरेक्टर को एकदम रियलिस्टिक बना सकते हो, जिसको देख करके जो ऑडियंस है या जो पढ़ रहे हैं, जो रीडर्स है, वो लोग को सच में वो दिल छू जाए। दैट इज कॉल्ड कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, तो होरेस ने अपना कुछ आइडियाज़ दिया है कि कैरेक्टराइजेशन में हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, या कैरेक्टर बिल्डिंग के समय में क्या क्या पहलू पे अगर हम लोग फोकस रखेंगे तो वी विल एबल टू बिल्ड अ वेरी गुड कैरेक्टर। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है, होरेस सजेस्ट टू फॉलो द ग्रीक लेजेंड्स एंड इंडिविजुअल क्राफ्ट इन क्रिएटिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू ड्रामेटिक फिगर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर दो तरीके का कैरेक्टर हम लोग बना सकते हैं। अगर हम लोग चाहे तो ट्रेडिशनल कैरेक्टर बना सकते हैं, और यहाँ पे ड्रामा का बात किया जा रहा है, मैं पहले ही बता दूं, कैरेक्टराइजेशन में यहाँ वो ड्रामा का कैरेक्टराइजेशन के बाद होरेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ट्रेडिशनल कैरेक्टर भी बना सकते हैं और नया तरीके का ड्रामेटिक कैरेक्टर भी बना सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल बनाना हो तो हम लोग को ग्रीक लेजेंड्स को फॉलो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू होरेस। ठीक है, और अगर नया तरीके का न्यू एज मॉडर्न ड्रामेटिक फिगर बनाना हो तो ऑब्वियसली वो तो राइटर का स्किल के ऊपर ही डिपेंड करेगा ना। दैट इज वाई इंडिविजुअल क्राफ्ट। इंडिविजुअल क्राफ्ट का मतलब होता है कि एक व्यक्ति, एक जो राइटर है, उसका व्यक्तिगत कितना कला है, वो कितना स्किल्ड है। ठीक है, उसका क्रिएटिविटी कितना है, उसका क्रिटिकल माइंडसेट कितना है, तो उसका पर्सनल जो उसका नॉलेज है, उसका जो एबिलिटी है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना बढ़िया न्यू ड्रामेटिक फिगर वो बना सकता है। और ट्रेडिशनल, अगर अच्छा ट्रेडिशनल कैरेक्टर चाहिए ड्रामा में, तब लेकिन ग्रीक लेजेंड्स को फॉलो करना ही सही रहेगा। यह है होरेस का ओपिनियन। फिर वो क्या बताता है, कैरेक्टर शुड पोजेस द टिपिकल फीचर्स ऑफ द पर्सनैलिटी एज मेंशन्ड इन द ड्रामेटिस्ट पर्सोना। ड्रामेटिस्ट पर्सोना होता है कि आपका एक ड्रामा में, एक प्ले में कितना कैरेक्टर्स होते हैं, उसका एक लिस्ट या कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन। तो वो बता रहे हैं कि जैसे हम लोग दिखाएंगे दर्शकों को या रीडर्स को कि हाँ, हम लोग का जो कैरेक्टर है वो ऐसे ऐसे होने वाला है, तो पूरा ड्रामा में वही उन लोगों को सचमुच में दिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग पहले किसी को दर्शा दिए कि ही इज़ अ वेरी रिच एंड एरोगेंट मैन, ऐसा एक कैरेक्टर दर्शा दिए, और फिर पता चला कि पूरा ड्रामा में कैरेक्टर पढ़ते पढ़ते लगा कि अरे ये तो रिच एरोगेंट मैन पूरा ड्रामा में बना ही नहीं। ठीक है, कहीं इसका रिचनेस दिखा तो एरोगेंसी नहीं दिखा, कहीं इसका एरोगेंसी दिखा तो इसका रिचनेस समझ में नहीं आया। तो जो भी आपको डिसाइड करना है, आपको उसको प्रति ट्रूथफुल रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच लो कि किसी को आप मतलब नेगेटिव लाइट में दिखाओगे, तो पूरा तरीके का आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी उसी कंसिस्टेंसी में करना पड़ेगा कि पूरा ड्रामा में देख करके लगे कि हाँ, सच में वो नेगेटिव लाइट में है। ठीक है, ये है बात। फिर क्या है, to make a drama realistic, the character of a child, a youth or an old man should behave like a real life child, youth or old person। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। होरेस के टाइम पे ड्रामा को अभी का जैसे प्रिंट फॉर्म में पढ़ा नहीं जाता था, तब वो देखा जाता था, वो लाइव परफॉर्मेंस होता था।
ठीक है। तो इसके लिए आप ड्रामा रिलेटेड उनका जितना भी क्रिटिसिज्म देखेंगे, खास करके कैरेक्टराइजेशन में, वो यही चीज़ मद्देनजर रखते हुए बताया है कि ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट करना है। हालांकि ये बात हम लोग इक्वली रीडर्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ऐसा बात नहीं कि ऑडियंस के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे वो वाला फॉर्मूला को अगर हम लोग प्रिंट फॉर्मेट में अप्लाई करेंगे तो कुछ गलत होगा, बिल्कुल नहीं। बात तो वही है, ऑडियंस बस सामने बैठ के देख रहे हैं और रीडर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इमोशनल अपील तो वही सेम ही है ना। तो इसको यूनिवर्सल रूल है, आप कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप प्रिंट आउट वर्जन में ड्रामा निकाल रहे हो, कोई वो पढ़ रहा हो, या फिर आप लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हो। तो जब एक कैरेक्टर, एक ड्रामेटिक कैरेक्टर आता है, मान लीजिए आप कोई बच्चे का कैरेक्टर है ड्रामा में, ठीक है, या फिर कोई बूढ़ा आदमी का है, तो उसको रियलिस्टिक तभी लगेगा जब सच में वो वैसे ही बिहेव करेगा। एक बच्चे को बिहेव भी बच्चे जैसा ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक आप, हाँ, अब ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर बूढ़ा आदमी का कैरेक्टर है तो आपको हमेशा एजेड एक्टर से ही कराना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई काफ़ी यंग एक्टर है लेकिन वो रोल प्ले कर रहा है बूढ़ा आदमी का, ये भी हो सकता है। लेकिन तब ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका एक्टिंग स्किल उतना हो कि वो अपना एक्टिंग के थ्रू ये दर्शकों के लिए कुछ घंटों या कुछ मिनटों के लिए भुला दे कि वो सच में एक यंग आदमी देख करके, दर्शकों को देख करके लगे कि वो बूढ़ा आदमी ही है। तो कोई भी जब ड्रामेटिस्ट ये लिखेंगे, कैरेक्टर डिज़ाइन करेंगे, उनको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे बताया गया है, जिसको उसका जो एज है, उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस है, उसी के हिसाब से सारा उसका एक्शन भी डेडिकेटेड हो, उसका लैंग्वेज भी डेडिकेटेड हो। मान लीजिए एक जो यूथ है, काफ़ी यंग एज का कैरेक्टर है, अब उसका मुंह में अगर आप हमेशा एकदम बहुत विजडम वाला बात भर देंगे, बहुत सीरियस, बहुत ग्रेविटी वाला उसका माइंडसेट रख देंगे, तो वो रियलिस्टिक नहीं होगा। क्योंकि रियलिस्टिकली जो यूथ होते हैं, दे आर प्रोन टू इमोशंस, वो लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल या हर चीज़ को ग्रेविटी से लेना वो लोग का आदत नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर क्या बताया गया है, देयर कैन बी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिए, देयर कैन बी कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर्स बट देयर इंडिस्पेंसिबल ट्रेट्स शुड नॉट बी चेंज्ड। मतलब क्या है कि अगर आपको इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर बनाना है, मतलब जो कैरेक्टर में जो खासियत है, जो खूबी है, वो एक समान नहीं है, कभी एक है तो कभी दूसरा है, जो बदलते रह रहा हो, तो वो भी, उसमें भी आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंसी फॉलो करना पड़ेगा। किस विषय में, कि आपको कोई एक खूबी उसमें चुन लेना पड़ेगा और उसको फिक्स कर देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए, ये थोड़ा राउंड कैरेक्टर जैसा बात हो गया कि आप कोई एक कैरेक्टर को दर्शा रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा, जैसे मैं अभी बोला कि विजडम, यंग पीपल जनरली उतना ज़्यादा विजडम होते हैं, लेकिन आप चाहे तो दिखा ही सकते हैं, ठीक है, कि कोई यंग पीपल में विजडम भी है बहुत, ठीक है, फिर वो काफ़ी इमोशनल भी है, काफ़ी वो एनर्जेटिक भी है, ठीक है, काफ़ी वो बुद्धिमान भी है, लेकिन फिर कभी कभी वो थोड़ा मतलब इमोशन में बह भी जाता है। तो डेफिनेटली यू कैन शो ऑल दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपको कोई एक इमोशन को पिक कर लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप पिक कर लिए विजडम वाला इमोशन, कि आप जो यंग कैरेक्टर दिखा रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा खूबी है, लेकिन जो विजडम वाला खूबी है ना, वो सबसे प्रिडोमिनेंट है, वो कभी चेंज नहीं हो रहा, वो अपने बरकरार रह रहा है, ठीक है। कभी विजडम का साथ रोमांटिक वाला एलिमेंट आ जा रहा है, कभी विजडम के साथ पागलपन वाले मतलब फीलिंग आ जा रहा है, कभी विजडम के साथ एनर्जेटिक वाला आ जा रहा है, लेकिन विजडम बरकरार है। तो होरेस यूनिटी के बहुत मतलब फेवरेट है, ठीक है, यूनिटी उनका बहुत फेवरेट है, यूनिटी को होरेस एकदम नहीं छोड़ते। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट कैरेक्टर भी बनाना हो, मोर देन वन खूबी वाला भी कैरेक्टर बनाना हो, फिर भी कम से कम एक खूबी को पकड़ के चलो, ठीक है। जैसे वो उदाहरण भी दे रहे हैं, अ कैरेक्टर लाइक एचिलस मस्ट बी wrathful, मीडिया मस्ट बी savage and untamable, एंड ओरेस्टस मस्ट बी melancholy। तो एचिलस हो गया, ये सारा ग्रीक लेजेंड का कैरेक्टर है, ठीक है, एचिलस हो गया, मीडिया हो गया, ओरेस्टस हो गया, ये सारे राउंड फिगर्स है, मतलब इनका कैरेक्टराइजेशन में एक से ज़्यादा खूबी है, एक से ज़्यादा एस्पेक्ट ये लोग का कैरेक्टर का दर्शाया गया है, लेकिन फिर भी उसमें भी एक प्रिडोमिनेंट ट्रेट है। जैसे एचिलस का कैरेक्टराइजेशन में हमेशा गुस्सा थोड़ा रहना चाहिए, मीडिया का कैरेक्टराइजेशन में हमेशा थोड़ा सा सैवेजनेस और थोड़ा सा अनकंट्रोलेबल ये दिखना चाहिए, ओरेस्टस का कैरेक्टराइजेशन में हमेशा थोड़ा सा दुख, मेलनकली यानी सैडनेस, थोड़ा सैडनेस दिखना चाहिए। ये एलिमेंट्स कभी मिटने नहीं चाहिए। और क्या बताया गया है, द कैरेक्टर्स शुड शो अ कोहेरेंट बिहेवियर, कोहेरेंट मतलब एक बराबर, सिमेट्रिकल,
ठीक है, एक बराबर बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर में एक बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है, एक समान बिहेवियर होना चाहिए, एक समान खूबी होना चाहिए। और कैसे ये एक समानता, बिहेवियर में एक समानता, खूबी में एक समानता, ये कैसे अचीव होगा? अगर आप कोई एक ट्रेट को कांस्टेंट मेंटेन करोगे तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टराइजेशन। अब कैरेक्टराइजेशन के बारे एक और चीज देख लेते हैं कि होरेस को, जैसे आप देख पा रहे हैं, होरेसिस क्रिटिसिज्म इज स्ट्रांगली क्लासिकल। होरेस को एकदम पक्का क्लासिकल क्रिटिक माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्लासिसिज्म फॉलो करते हैं। क्लासिसिज्म फॉलो करना यानी एक सेट रूल को या एक सेट स्टैंडर्ड को पकड़ के चलना, ठीक है। क्लासिकल का अपोजिट माना जाता है रोमांटिक को, ठीक है। तो रोमांटिक और क्लासिकल में मेन फर्क यही है कि रोमांटिक्स हमेशा सेट्स, कोई रूल को या कोई लॉ को या कोई स्टैंडर्ड को फॉलो करने से कहीं ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करना, जो तुम्हारा अपने मन में आ रहा हो, चाहे वो रूल हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल को फॉलो करने का दरकार नहीं, इमोशन को फॉलो करो, अपना इमेजिनेशन को फॉलो करो, इंडिविजुअलिस्टिक तुम लाओ, अलग अलग चीज़ें, अपना यूनिकनेस निकालो। तो वो एक, देखिए यहाँ पे मैं गलत किसी को नहीं ठहरा रहा हूँ, ना मैं क्लासिकल को गलत ठहरा रहा हूँ, ना रोमांटिक को गलत ठहराओ, बस ये दोनों अलग अलग नजरिया है, दोनों अलग अलग पहलू है कोई चीज क्रिटिसिज्म को देखने का। तो होरेस लेकिन क्लासिकल वाला क्रिटिसिज्म है, वो हमेशा एक सेट स्टैंडर्ड ढूंढते हैं, हमेशा एक समानता ढूंढते हैं, ठीक है। इट पुट्स, देखिए मैं यहाँ बता भी देता हूँ, इट पुट्स एम्फेसिस ऑन द सेट फॉर्म एंड रूल्स एंड एनकरेजेस टू मेंटेन द सेम. He permits occasional experiments, but that too within limitations. That's why he prefers flat, two-dimensional characters instead of round ones. देखिए, अब तक मैं आपको बता रहा था ना, राउंड कैरेक्टर मतलब होता है मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर, जिसका एक मतलब एक से ज़्यादा उसमें खूबियाँ हो। एक ही कैरेक्टर पूरा ड्रामा में, कैरेक्टर में कभी मतलब गुस्सा भी दिखे, कभी उसमें प्यार भी दिखे, कभी उसमें संजीदगी भी दिखे, ठीक है, कभी कभी उसमें थोड़ा सा विजडम भी दिखे, कभी कभी थोड़ा उसमें बचपना भी दिखे। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशन उसमें दिखने चाहिए। दैट इज कॉल्ड राउंड फिगर, राउंड कैरेक्टर, ठीक है। फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है कि उसमें एक ही ट्रेड दिखेगा, या अगर एक से ज़्यादा ट्रेड दिखे भी तो उसमें से कोई एक खूबी प्रिडोमिनेंट होगा, डोमिनेटिंग होगा, और वहीं एक समानता अपना बरकरार करते हुए चलेगा। तो ऐसी ही तरीके का फ्लैट कैरेक्टर होरेस को पसंद है। क्यों? क्योंकि ये सेट स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, एक समानता रहता है। तो होरेस का क्रिटिसिज्म में हमेशा आप जान लीजिएगा कि एक समानता और सेट स्टैंडर्ड को फॉलो करना ये बहुत इंपॉर्टेंस दे पाता है। होरेस इसको बहुत तवज्जो देते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टराइजेशन हो गया। अब हम लोग चलते हैं आर्टिस्टिक यूनिटी के तरफ, ठीक है। आर्टिस्टिक यूनिटी क्या होता है कि यूनिटी मतलब आपका क्या कि एक जैसा एक सिमिलैरिटी होना चाहिए, कि सब चीज़ में एक कॉमन चीज़ रहना चाहिए जो सबको बांध के रखे, ठीक है, एक कनेक्टिंग नॉक की तरह बांध के रखे। जैसे मान लीजिए कि एक पोएम अगर है, ठीक है। अब पोएम का कोई रिदम, पोएम दो तरह का होता है। आप चाहे तो राइमिंग वाला पोएम भी लिख सकते हो, आप चाहे तो फ्री वर्स भी लिख सकते हो। अब फ्री वर्स मतलब क्या हुआ, उसमें आप कैसे भी चाहो अपना हिसाब से लगाओ, उसमें कोई आपको सेट रूल या सेट राइम फॉलो करने का दरकार नहीं, कोई पैटर्न फॉलो करने का दरकार नहीं, राइमिंग नहीं भी हो तो भी चलेगा, आप अपना मर्जी के हिसाब से लिखो। तो वो हो गया कि इसमें कोई रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, नथिंग। लेकिन जो राइम वाला पोएम हो गया ना, अगर आप कोई राइम वाला पोएम लिख रहे हो तो आप ऑब्लाइज्ड हो कि आपको वही राइम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। हर लाइन में फॉलो नहीं भी किया तो एटलीस्ट मेजॉरिटी आपको फॉलो करना पड़ेगा। दैट इज योर बाउंडेशन। तो ये एक तरीके का रूल्स भी होता है, लेकिन ये रूल्स की वजह से पूरा जो पोएम है वो काफ़ी एक समान दिखता है, उसमें एक यूनिटी आ जाता है। क्या उसको यूनाइट करके रखता है? उसका जो राइम हो जाता है, उसका एक कॉमन एलिमेंट, और यही कॉमन एलिमेंट पूरा पोएम को एक समानता, एक यूनिटी देता है। यही है आर्टिस्टिक यूनिटी। तो आर्टिस्टिक यूनिटी कैसे अचीव किया जाए, होरेस का क्या मानना है? According to him, any piece of art must have the structural unity which will produce the unity of effect as well. तो उनका मानना है कि अगर कोई आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट को हम लोग बना रहे हैं, जैसे कोई ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, कोई पोम क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें बनाने का वक्त ही उसको यूनिटी डालो, उसको एक समान तरीके से बनाओ, ताकि उसका जो इफेक्ट होगा ना, उसका जो इन्फ्लुएंस होगा, वो जो इंस्पिरेशन क्रिएट करेगा वो भी एक समान करेगा, ठीक है। अब क्या क्या हम लोग को फॉलो करना चाहिए, किस किस चीज़ों पे हम लोग को फोकस करना चाहिए, ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग जो भी बना रहे हैं आर्ट वर्क, चाहे पोएम लिख रहे हो, ड्रामा लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, वो आर्टिस्टिक यूनिटी वाला हो रहा कि नहीं हो रहा। दो बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड दिया है होरेस ने, दैट इज बैलेंस एंड सिमेट्री।
देखिए लिखा भी है, बैलेंस एंड सिमेट्री आर द कार्डिनल वर्च्यूज इन होरेस नोशन ऑफ ऑर्गेनिक और आर्टिस्टिक यूनिटी। तो अगर कोई चीज को आर्टिस्टिकली यूनाइटेड होना है तो उसमें बैलेंस रहना बहुत जरूरी है, सिमेट्री रहना बहुत जरूरी है। सिमेट्री यानी एक समानता, कोहेरेंस, ठीक है। और बैलेंस मतलब हर चीज एक प्रोपोर्शन में रहे, एक मतलब कोई भी बहुत ज्यादा नहीं हो जाए और कोई दूसरा चीज बहुत कम नहीं हो जाए, सब एक एक बराबर एक समान लेवल में रहे, दैट इज कॉल्ड बैलेंस। एंड सिमेट्री मीन्स एकदम एक समान होना, ठीक है, चाहे उसका फॉर्म का सिमेट्री हो या फिर उसका कंटेंट का सिमेट्री हो, ठीक है, लेकिन एक समान रहना चाहिए, एक फ्लो में रहना चाहिए। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। He doesn't like that wild animals should unite with tame, the serpent should be mated with birds or lambs with tigers। अब वो बता रहे हैं, होरेस बता रहे हैं कि अगर हम लोग ये बैलेंस और सिमेट्री को फॉलो नहीं करते तो क्या होगा, तब कोई भी एक चीज को उसका विपरीत चीजों से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर जोड़ दिया जाएगा तो क्या वो काफी सुंदर उसका इफेक्ट होगा? नहीं होगा। वो हम लोग का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर वाइल्ड एनिमल्स को, ठीक है, जो जंगली जानवर है, उनको अगर डोमेस्टिक एनिमल से जोड़ दिया जाए, एक समान हम लोग को रख दिया जाए, तो क्या वो बहुत मतलब एक सुंदर बात हो गया? वो देख करके, वो पिक्चर देख करके, ये बारे सुन करके कोई किसी को बहुत अच्छा लगेगा क्या? या अगर सांप को, सरपेंट को अगर पंछियों के साथ जोड़ दिया जाए तो कैसा वो एब्सर्ड लगेगा, ठीक है, बिल्कुल वो अच्छा तो लगेगा ही नहीं, बहुत अजीबो गरीब लगेगा। लैम्स विद टाइगर्स, अगर लैम को जोड़ दिया जाए टाइगर, दोनों कंप्लीटली अलग है, कंप्लीटली अपोजिट है। तो अगर ऐसे अपोजिट चीज़ों को, डिसिमिलर चीज़ों को हम लोग ज़बरदस्ती एक साथ जोड़ने जाए तो उससे कोई आर्टिस्टिक प्लेजर तो मिलता ही नहीं है, बल्कि बहुत एक एब्सर्ड फीलिंग आता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। He suggests that artists to avoid structural complexity and thematic ambiguity, since they both, more often than not, mar the artistic aim to teach and please। तो सबसे एक आर्ट वर्क का उद्देश्य क्या होना चाहिए? टीच एंड प्लीज, मतलब सिखाना और खुश करना। एक वर्क ऑफ आर्ट को देख करके या पढ़ करके जो यूजर है या जो रीडर है उसको आनंद मिलना चाहिए, उसको प्लेजर मिलना चाहिए, उसको मन में खुशी होना चाहिए। यह है पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य है उसको कुछ सीखने को भी मिलना चाहिए। तो हियर इट हैज टू पर्पसेस, वन इज डायडैक्टिक यानी कुछ सिखाने का, कुछ वैल्यूएबल लेसन देने का, और दूसरा है प्लेजर गिविंग, आनंद देने का, खुशी देने का, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग आर्टिस्टिक यूनिटी को फॉलो नहीं करते तो क्या दिक्कत होगा? ये दोनों ही जो उद्देश्य है ना, ये दोनों ही जो एम है, ये गड़बड़ा जाएगा, ये सही से अचीव नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, एक जगह एक अलग चीज़ घुसा दिए, मान लीजिए कि हम लोग एक ट्रेजेडी लिख रहे हैं, ठीक है, ट्रेजेडी यानी वियोगात्मक जो ड्रामा होता है, जिस ड्रामा का अंत में दुख होता है, ठीक है, मृत्यु होता है, ये सब चीज़ होता है, उसको ट्रेजेडी बोलते हैं। अब ये है ट्रेजेडी का सेट फॉर्म। अब आप सोचे कि नहीं, मैं एक ऐसा ट्रेजेडी लिखूंगा, ये तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर वाला हो गया, मैं एक ऐसा ट्रेजेडी लिखूंगा जहाँ बीच बीच में हंसी भी होगा, ठीक है, बीच बीच में प्यार भी होगा, रोमांस भी होगा, फिर अचानक से कोई किसी का मौत हो जाएगा, फिर उसका भूत आ जाएगा, फिर फिर उसमें कुछ मैं सिंबॉलिक भी डाल दूंगा। तो ये क्या होगा? इतना सारा स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह से उसका जो सिंप्लिसिटी है ना, वो टूट जाता है, वो खो जाता है। सिंप्लिसिटी खो जाता है तो क्या होता है कि जो यूजर है ना, जो रीडर है ना, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको भी समझ में आता है कि इतना सारा इमोशंस आ रहा है, किस इमोशन सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है, या ये पीस हमको समझाना क्या चाह रहा है, ये क्या सिखाना चाह रहा है, वो खुद परप्लेक्स हो जाएंगे। तो इसलिए आर्टिस्टिक यूनिटी को, स्ट्रक्चर को एकदम सिंपल रखना है, बहुत इधर उधर का चीज एक साथ नहीं मिलाना है, और थीम को भी सिंपल रखना है, थीमेटिक एम्बिगिटी नहीं, एम्बिगिटी यानी डबल मीनिंग, ठीक है, कि एक समान मतलब नहीं होना, 10 तरीके के मतलब को एक साथ जबरदस्ती घुसा देना। तो ऐसा एक थीम भी चुनो, ऐसा सब्जेक्ट मैटर भी चुनो जो एक बराबर हो। अगर वायलेंस चुन रहे हो तो वायलेंस ही दिखाओ, अगर ब्यूटी चुन रहे हो या लव चुन रहे हो तो लव ही दिखाओ, अगर वार चुन रहे हो तो वार ही दिखाओ। 10 तरीके का चीज एक साथ मत घसीटो, उससे क्या होगा? बैलेंस बर्बाद हो जाएगा। ये है होरेस का वार्निंग। और वो क्या बताता है? दो चीज वो और बहुत इंपॉर्टेंट बताता है आर्टिस्टिक यूनिटी का बारे, कि एक और वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर डिसिमिलर चीजों को एक साथ कर दिया जाएगा तो कितना मतलब अजीबो गरीब वो रिजल्ट दे सकता है। कॉम्बिनेशन कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स लाइक फेयर वुमन अबव एंड एन अगली फाउल फिश बीनीथ। सोचिए कि अगर बहुत सुंदर सी महिला है, उनका शरीर का सिर्फ आधा हिस्सा ऊपर का काट के, और एक बहुत ही गंदा तरीके का एक मछली है, उसका शरीर का निचला हिस्सा काट के अगर जोड़ दे, तब सोचिए, सोच करके कितना अजीब गरीब नहीं लग रहा?
तो ये कोई बात का बात हुआ? यहाँ पे स्ट्रक्चरल यूनिटी नहीं है और नहीं रहने की वजह से देखिए कितना अजीब सा इफेक्ट पैदा हो रहा है। या फिर अ हॉर्स स्नेक एंड अ ह्यूमन हेड, आप एक इंसान का सर को और एक घोड़ा उसका गर्दन को एक साथ जोड़ देंगे तो मतलब ये सब सिर्फ हंसी आएगा, इसमें आपको आनंद नहीं आएगा, इसमें हंसी आएगा, अजीबो गरीब लगेगा। ठीक है, इससे कभी भी आपको ना कोई सीख मिल सकता है ना सचमुच का खुशी मिल सकता है। ओके, दैट्स व्हाट इट इज। तो ये ना तो सब्लिमिटी आपको दे सकता, सब्लिमिटी यानी ग्रैंड जेस्चर, ठीक है, बहुत ही मतलब आला दर्जे का कोई भाव वो भी नहीं दे सकता और कोई खुशी भी नहीं दे सकता। His emphasis upon structure and balance shows Horace to be strongly classical, and his instructions are suited more to a statuesque than a picturesque aspect. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, agreeable both in part as a whole. तो उनका जो क्लासिकल तो वो है ही, पहले ही मैंने बता चुका हूँ, उसका कैरेक्टराइजेशन बताते वक्त ही कि स्ट्रक्चर, यूनिटी, बैलेंस, इसमें वो बहुत तवज्जो देते हैं। यहाँ पे एक और जो नोटिस करने वाला बात है, स्टैचुएस्क दैन पिक्चरेस्क। तो उनका जो वर्क ऑफ आर्ट का आइडियल है ना, वो चाहते हैं कि स्टैचू जैसा हर वर्क ऑफ आर्ट हो, ना कि पिक्चर जैसा। तो पिक्चर और स्टैचू में फर्क क्या है? पिक्चर में क्या होता है, पिक्चर होता है 2D, स्टैचू होता है 3D। अब इसमें फर्क क्या है कि स्टैचू को आप स्ट्रक्चरली भी जितना वो एक समान होता है, उसको देख करके जो प्लेजर है ना, या जो एक्चुअल इफेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा आप समझ सकेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक मछली मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए एक जादुई मछली के बारे आप एक कहानी लिख रहे हैं, ठीक है। अब उस जादुई मछली का आप एक पिक्चर डाल दिए, ठीक है, तो वो पिक्चर देख करके आदमी को, रीडर को एक क्लैरिटी तो आएगा, एक आइडिया तो आएगा, लेकिन संपूर्ण जो सत्य आप ठीक जो समझाना चाहते थे, आप अपना माइंड में जो इमेजिनेशन लेकर के लिखे थे, दर्शक लेकिन या रीडर लेकिन पिक्चर देख के भी 100% वो कंसेप्ट नहीं उठाएगा वो, लेकिन अपना भी कुछ इंडिविजुअल थॉट उसमें खुला मिला ही देगा। लेकिन स्टैचू से क्या होता है कि स्टैचू में आपका कोई एक्स्ट्रा मतलब इमेजिनेशन करने का कोई स्कोप ही नहीं रहता, क्योंकि स्टैचू आपका आंख के सामने आप देख पा रहे हैं, हाँ यही डिजाइन किया है। स्टैचू को देख के हर रीडर को या हर व्यूअर को पता चलेगा कि स्टैचू बनाने वाला का दिमाग में क्या था, क्योंकि दिमाग में जो था वही सीधा सीधे एकदम कॉपी पेस्ट आपके आंख का सामने है। तो यहाँ पे करप्शन नहीं होता, यहाँ पे क्रिएटर का माइंड से व्यूअर का माइंड में डायरेक्ट एक जो उद्देश्य है वो डायरेक्ट मतलब आ जाता है, समझ में आ जाता है, बीच में कोई मतलब कोई इम्प्योरिटीज उसमें नहीं आता, ठीक है ना। दैट्स आर्टिस्टिक यूनिटी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज पोएटिक फंक्शन। तो पोइट्री का जो काम है, ठीक है ना, पोइट्री का काम क्या है? पोइट्री का सबसे बड़ा काम है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कशन किया है, डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट। यहाँ पे लिखा भी है, द पोइट कैन विन एवरी वोट इफ ही ब्लेंड्स व्हाट इज इंप्रूविंग with what pleases and his intention must be to delight and instruct the reader। तो पोएट हर वोट को जीत सकता है, मतलब पोएट एकदम उसका 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा अगर वो क्या कर सके, ब्लेंड कर सके, मिला सके, किस चीज के साथ किस चीज को मिला सके, व्हाट इज इंप्रूविंग विथ व्हाट प्लीजेस। जो चीज डालने से आपका कंटेंट, आपका स्ट्रक्चर और बेहतर होगा, मतलब एक स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट के साथ अगर आप कंटेंट वाइज इंप्रूवमेंट या इफेक्ट वाइज इंप्रूवमेंट को ब्लेंड कर सके, ठीक है, एक आपको देख के भी अच्छा लगना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, आपको कुछ इंप्रूवमेंट आपके अंदर आना चाहिए, ठीक है ना, पोइट्री से। और क्या आपका होना चाहिए, आपका मन भी खुश होना चाहिए। सो डिलाइट एंड इंस्ट्रक्ट, दैट इज द टू फंक्शंस ऑफ पोइट्री। अब क्या है, द मैक्सिम्स मस्ट बी शॉर्ट बिकॉज रिडंडेंट वर्ड्स ओवरफ्लो फ्रॉम अ सेटेड माइंड। मैक्सिम मतलब क्या होता है, मैक्सिम मतलब का काफ़ी अफोरिज्म भी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, कि काफ़ी कुछ शॉर्ट स्टेटमेंट जो होता है, ठीक है, प्रोवर्ब जिसको हम लोग बोल सकते हैं, प्रोवर्बियल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, मतलब अगर टू द पॉइंट। यहाँ पे होरेस बता रहे हैं कि अगर कोई चीज़ कम शब्दों में भी बताने से तुम्हारा मन का जो भाव है वो व्यक्त हो जाता है, तो बेकार का, बेफालतू का एक्स्ट्रा वर्ड डाल करके कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा वर्ड डाल दोगे तो वो एक्स्ट्रा वर्ड लेकिन कोई काम का नहीं होता, उस बेचारा रीडर का दिमाग से ऊपर चल जाता है, वो रीडर का दिमाग और रीडर का दिल को नहीं छू सकता है। तो जितना कम शब्दों में काम चल जाए उतना कम शब्दों में ही काम चला लो, अननेसेसरीली एक्सेसिव वर्ड्स यूज मत करो। ओके,
फिर क्या है, टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी एंड यूनिवर्सल अपील द पोएट मस्ट शो थिंग्स एज दे आर। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि वो हमेशा जेन्युइनिटी के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि अगर आपको विश्वास लाना है अपने रीडर्स में, अपने व्यूअर्स में, अपने ऑडियंस में कि हाँ मैंने जो वर्क ऑफ आर्ट डिज़ाइन किया है यही सच है, मैंने कोई इसमें झूठ नहीं डाला है, तो क्या होना चाहिए, तब एकदम रियलिटी में वो चीज़ जैसा होता है वैसे ही आपका क्रिएशन भी रियलिटी के साथ एक समान होना चाहिए। देखिए कैरेक्टराइजेशन में ये बात उन्होंने बोला था कि एक अगर बच्चे का कैरेक्टर प्ले कर रहा तो उसको बच्चों जैसा ही प्ले करना पड़ेगा, कोई अगर बूढ़ा का कैरेक्टर प्ले कर रहा हो तो उसको रियल बूढ़ा जैसा ही बन के दिखाना पड़ेगा, तभी ना आदमी को क्रेडिबिलिटी आएगा। तो ये भी सेम चीज़ बताया गया है कि पोएट्री के थ्रू अगर कोई चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कोई चीज़ को मतलब दर्शा रहे हो, तो रियल लाइफ में वो चीज़ जैसा है आपका पोएट्री में भी वैसे ही दिखना चाहिए। बहुत कोई लोग सोच रहे थे पोएट्री मतलब इमेजिनेशन, तो कुछ भी हम लोग कर दे सकते, एकदम मैजिकल चीज़ में ला दे सकते। होरेस उस टीम में नहीं पढ़ते। होरेस बोलते हैं कि ठीक है तुम इमेजिनेशन को यूज़ करना है बिल्कुल करो, लेकिन इतना भी मत कर दो कि रियलिटी में वो चीज़ जैसा है वो तुम्हारा पोएम में कुछ और ही हो जाए, उसको मेंटेन रखना है। देखिए इसमें मैंने एक कोट डाला है जॉनसन्स, मतलब जो प्रीफेस टू शेक्सपियर है ना, सैमुअल जॉनसन का लिखा हुआ, उसमें उन्होंने डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के बारे एक कोट लिखा था। मुझे लगा कि इस चीज़ में होरेस का केस में भी ये एकदम इंप्लीमेंट होता है, इसमें कोट भी आपके लिए डाल दिया। नथिंग कैन प्लीज मेनी एंड प्लीज लॉन्ग एक्सेप्ट जस्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जनरल नेचर, कि अगर नेचर में जो है, वास्तविकता में जो है, उसको सही तरीके से अगर आप रिप्रेजेंटेशन करोगे तभी वो बहुत आदमी को खुशी कर सकेगा और बहुत समय के लिए भी खुशी कर सकेगा। ओके, अदरवाइज अगर सही से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, इफ इट गोज आउट ऑफ ट्रूथ, तो वो कभी भी एक मैक्सिमम आदमी को मैक्सिमम टाइम के लिए प्लीज नहीं कर सकेगा। सो दैट इज नॉट द वे वी शुड डू इट। अब दो चीज और जो बाकी रह गया इसके बारे में देख लेते हैं। द पोइट मस्ट बैलेंस बोथ डायडैक्टिक एंड प्लेजर गिविंग एलिमेंट्स टू प्लीज बोथ काइंड ऑफ रीडर्स एंड देन ओनली ही कैन क्रॉस द स्पेशियल एंड टेम्पोरल बाउंड्रीज टू अटेन इटर्निटी एंड यूनिवर्सैलिटी। तो अगर एक पोएट को यूनिवर्सल बनना है ना, मतलब यूनिवर्सल मतलब क्या, कि हर तरीके का ऑडियंस उसका पोएम से डिलाइट और इंस्ट्रक्शन दोनों ले, उसका हर समय का, ठीक है, ना कि सिर्फ एक पोएट। एक अच्छा पोएट किसको माना जाता है, जिस पोएट का जो काम है वो आज से 50 साल पहले भी सब लोग पढ़ते थे और सब लोग उसको वैल्यू करते थे, आज भी पढ़ते हैं, आज से 50 साल बाद भी पढ़ेंगे। ये है द टेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, कोई भी जगह का आदमी हो, पूरा दुनिया का कोई भी इलाके का आदमी हो, कोई भी जनरेशन का आदमी हो, सब कोई उस पोएम को पढ़ के उसको अच्छा बोले, उसका यही होता है यूनिवर्सल चीज, यूनिवर्सल वर्क ऑफ आर्ट। तो अगर आपको यूनिवर्सल बनना है तो आपको बैलेंस बहुत चाहिए होगा, क्योंकि अगर आप कंप्लीटली विजडम वाला चीज में फोकस कर लेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तब जो रोमांटिक वाला दर्शक है, ठीक है, क्योंकि देखिए दर्शक तो हर एज का दर्शक होगा ना, हर मेंटालिटी का दर्शक होगा। तो अगर आप कोई एक मेंटालिटी को बहुत फोकस कर देंगे तो दूसरा अपोजिट मेंटालिटी वाला दर्शक आपको दूर में ठेल देगा, है ना। आप अगर मान लीजिए आप इमेजिनरी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डाल दिए और रियलिटी एकदम इग्नोर कर दिए, तो जो लोग इमेजिनेशन या रोमांटिक वाला रीडर्स है वो लोग तो बहुत वाहवाही करेंगे, लेकिन जो रियलिस्टिक वाले दर्शक है, जो होरेस जैसे क्लासिकल माइंडेड वाले दर्शक है, वो तो नहीं करेंगे, वो तो इसको क्रिटिसाइज कर देंगे, है ना। या ऑपोजिट भी एकदम ट्रू है। तो होरेस बोल रहे हैं कि बैलेंस करके चलो, कोई चीज़ को डिलीट मत करो, कोई चीज़ को डिलीट मत करो, रोमांटिकनेस को भी डिलीट मत करो, क्लासिसिस्ट चीज़ को भी डिलीट मत करो, लेकिन बैलेंस बनाए चलो। फिर क्या उन्होंने बोल रहा है, Platonic idealization and Aristotelian sense of form and structure come together in the Horatian tenet to teach and delight at once. तो प्लेटो और एरिस्टोटल ये दोनों हैं ग्रीक क्रिटिक्स, ठीक है, क्लासिकल क्रिटिक्स। प्लेटो का क्या है, आइडियलाइजेशन उनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और एरिस्टोटल का क्या है, सेंस ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। एरिस्टोटल भी हमेशा स्ट्रक्चर को, एक सेट स्टैंडर्ड को फॉलो करने में बहुत एम्फेसिस देते थे, ठीक है। और प्लेटो का क्या कहना था कि कोई भी चीज, कोई भी वर्क ऑफ आर्ट को एकदम आइडियल होना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसको एक सबलाइम इफेक्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। उसको पढ़ के या उसको देख करके जो रीडर्स है वो एकदम उनमें बहुत ऊंचा विचार आए, बहुत ऊंचा भाव आए, एक आइडियल स्टेट में उनको लेके जाए। तो ये दोनों चीज को एक तरीके से मिक्स कर दिया है होरेस ने। उन्होंने क्या बोला है कि बिल्कुल आप जो है
वो इंस्ट्रक्ट भी करो, ठीक है, आदमी को ऊंचा स्तर तक भी लेके जाओ, उसको इंप्रूव भी करो, उसको नॉलेज भी बढ़ाओ, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ उसको खुश भी करो। तो टीच एंड डिलाइट, इंस्ट्रक्शन एंड डिलाइट, बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड बोथ थिंग्स शुड बी कंसिडर्ड एज द फंक्शन ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो ये था पूरा होरेस का, मतलब पूरा तो नहीं, ये जो तीनों हाईलाइटेड चीज़ें हमने डिस्कस किया, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस चीज़ के बारे में पूरा पढ़ना है ना, तो मैं आपको एक लिंक देता हूँ, देखिए। टू गेट द फुल नोट्स प्लीज विजिट आवर वेबसाइट snippetsofliterature.in। snippetsofliterature.in उतना भी आपको टाइप करने का दरकार नहीं, आप सिर्फ गूगल में इतना टाइप कीजिएगा स्निपेट्स ऑफ लिटरेचर, बस आप क्लिक मारिएगा तो सबसे पहले ऊपर जो आएगा वेबसाइट, हम लोग का ही वेबसाइट है, उसमें आप जा करके ये होरेस का अर्स पोएटिका में एक पूरा डिटेल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आप लोग को डिटेल में जानना है तो, ओके। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बिल अवश्य टर्न ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड स्टे ट्यून्ड, मोर वीडियोज आर कमिंग अप।